शांति शांति शांति। अभिजन के माध्यम से बहुत ही प्रेरक चर्चा आप लोग श्रवण कर रहे थे। आर्य जगत की बहुत ही सम्मानित सुप्रतिष्ठित वैदिक विदुषी सम्मान्य बहन संगीता आर्या जी, हमारे इस महिला सम्मेलन की सम्मान्य अध्यक्षा पूज्य माता संतोष जी, आदरणीय प्रधान जी श्रीमान जयप्रकाश जी, यशस्वी मंत्री आदरणीय श्रीमान दिलबाग जी, कोषाध्यक्ष श्रीमान सुभाष आर्य जी, हमारे आदरणीय राणा जी, कालवा से पधारे हुए हमारे सम्मान्य मुनि जी, विभिन्न समाजों से पहुंचे हुए आर्य समाज के समस्त पदाधिकारीगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, प्रिय बच्चों और मीडिया के द्वारा इस कार्यक्रम को बहुत दूर तक पहुंचाने वाले मेरे प्रिय भाई हर्षित जी, वो भी अपनी बहुत बड़ी भूमिका इस कार्यक्रम में निभा रहे हैं। अभी आप लोगों ने आदरणीय बहन जी को सुना, अपनी मातृशक्ति के गौरव का इतिहास आपके बीच में उन्होंने रखा है। अभी पिछले 2-3 दिनों से आप लोग अच्छी तरह से देख रहे हैं, टीवी पर, सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ी हुई है महिलाओं के अधिकारों को लेकर के। हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मंत्री, मुख्यमंत्री श्रीमान तीरथ सिंह रावत जी ने एक बयान दिया, और बयान जो दिया वो बयान कोई मातृशक्ति के अपमान में नहीं था। वो भी राष्ट्रभक्त हैं, विशुद्ध राजनीति करते हैं, कोई छल फेरे उनकी राजनीति में नहीं है, पूरा जीवन संस्कृति के लिए जीते हैं। उन्होंने अपनी पीड़ा समाज के सामने व्यक्त की, और पीड़ा ये थी कि आज की हमारी मातृशक्ति अपने संस्कारों को भूलती चली जा रही है। जिस मातृशक्ति पर संतान के निर्माण का दायित्व था, आज वो फैशन की पुतली बनती चली जा रही है। और आप लोग देखते हैं कैसे कैसे पहनावे हो गए। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि पहले जब हम बच्चे थे, आप लोगों ने भी देखा कि जब बच्चा छोटा होता था तो पहले नंगा रहता था, होता था नहीं, ऐसा होता था। काफी उम्र हो जाती थी तब तक बच्चे बिना कपड़े के रहा करते थे। लेकिन आज जब बच्चा पैदा होता है ना, उस समय तो उसे कपड़ों से ढक देते हैं, कपड़े 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 कपड़े। और जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं तो फिर धीरे धीरे कपड़े उतारने शुरू करते हैं लोग। ये गंदगी हमारी फैशन बन चुकी है। तो बहस छिड़ी हुई आजकल सोशल मीडिया पर, उसको लेकर के बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। और हमारी आधुनिक बहनें इस बात को कह रही हैं कि हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। जब बात अधिकारों की आती है तो मैं आज आपकी चर्चा यहीं से प्रारंभ करता हूं कि अधिकार आपका बड़ा है या आपका बड़ा है? किसका अधिकार बड़ा है? पुरुषों का अधिकार ज्यादा है या मातृशक्ति का अधिकार ज्यादा है? क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री ने जो बात की वो अपनी संस्कृति के अनुसार की, और वो कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में नारी का हमेशा से दमन किया गया है। आधुनिक लड़कियां इस बात को बोल रही हैं कि भारतीय संस्कृति में नारी का दमन किया गया है, अब हम उस दमन को सहन करने वाले नहीं हैं, हमारा भी अधिकार है समाज में। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि देखो अधिकार किसका बड़ा है। अपनी संस्कृति की बात चली तो हमारी सनातन वैदिक संस्कृति में मातृशक्ति को कितना बड़ा अधिकार दिया गया, कितना बड़ा सम्मान दिया गया। अगर मैं सम्मान की बात करूं तो मेरी माताओं, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। कितना बड़ा ओहदा, कितना बड़ा पद, कितना बड़ा सम्मान हमारी मातृशक्ति को हमारी सनातन संस्कृति में मिला है। आप लोग जानते हैं, कभी मनुस्मृति आप लोगों ने देखी, पढ़ी? मनुस्मृति के अंदर महर्षि मनु नारी का स्थान बताते हैं कि नारी का स्थान पुरुष से कितना बड़ा है। आज तो हमारी माताएं अधिकार की बात करती हैं, कहती हैं कि हम पुरुषों से कम थोड़ू हैं,
हमको बराबरी का अधिकार चाहिए, लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति आपको बराबरी का अधिकार नहीं देती, आपको बहुत बड़ा अधिकार देती है, बहुत बड़ा सम्मान देती है। और कितना बड़ा सम्मान देती है, मनुस्मृति को उठा करके पढ़ना। महर्षि मनु ने बताया कि स्त्री की महिमा कितनी ज्यादा है पुरुष से। तो महर्षि मनु कहते हैं, उपाध्यायान 10 आचार्य, आचार्याणाम शतम पिता, सहस्त्रम तु पितृन माता, गौरवेणातिरुच्यते। इसका भाव है, इसका मतलब है, महर्षि मनु कह रहे हैं कि मातृशक्ति का दर्जा कितना बड़ा है। तो महर्षि के मनु कहते हैं, उपाध्यायान 10 आचार्य। उपाध्याय पहले हुआ करते थे और आचार्य, तो उपाध्याय समझिए आजकल के जो मास्टर लोग होते हैं ना, उनको समझिए आप उपाध्याय, और आचार्य प्रोफेसर लोग, प्राचार्य लोग। तो महर्षि मनु कहते हैं कि एक उपाध्यायान 10 आचार्य, 10 उपाध्यायों के बराबर एक आचार्य होता है। बात को समझना आप, 10 उपाध्यायों के बराबर यानी 10 मास्टरों के बराबर एक बड़ा प्रोफेसर होता है, ये समझ लीजिए। और आगे कहते हैं, उपाध्यायान 10 आचार्य, आचार्याणाम शतम पिता। ऐसे आचार्य यानी जो एक आचार्य 10 उपाध्यायों के बराबर है, ऐसे 100 आचार्यों के बराबर एक पिता होता है। आचार्याणाम शतम पिता यानी एक पिता कितने अध्यापकों के बराबर हुआ जी? है जी? अरे लगाओ, गणित तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। 1000, ठीक बात है। एक पिता 1000 अध्यापकों के बराबर है। सुनिए अपने महत्व को। लेकिन आगे ऋषि ने गजब कर दिया, कितना बड़ा दर्जा दिया मेरी मातृशक्ति को। और कहते हैं, सहस्रम तु पितृन माता, गौरवेण अतिरिच्यते। 1000 पिताओं के बराबर एक मां होती है। कैलकुलेशन कीजिए, आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। एक मां बराबर कितने अध्यापक? 10 लाख अध्यापक। आपके गौरव की बात बता रहा हूं, आपके दर्जे की बात करता हूं कि आपको सनातन संस्कृति में कितना बड़ा दर्जा मिला है। एक माता यानी बराबर 10 लाख अध्यापक। आप लोग कहेंगे, स्वामी जी ये तो ज्यादा ही हो गई कुछ, लेकिन ज्यादा नहीं। सोच करके देखो। उदाहरण के लिए एक ऐसे मिस्त्री को बुलाओ जिस मिस्त्री ने 10 बाई 10 के प्लाट की नींव भरी हो, और फिर किसी दूसरे मिस्त्री ने दुनिया भर के मिस्त्रियों को बुला लेना। 10 बाई 10 के प्लाट की यदि नींव भर गई है बिल्कुल, तो फिर उस पर कोई 15 बाई 20 का मकान बन सकता है क्या? है जी? नहीं बन सकता, क्योंकि जैसी नींव भरी है वैसा ही तो मकान बनेगा। अगर आपको दूसरी स्टाइल में मकान बनाना है तो दोबारा ही नींव बननी पड़ेगी, उस नींव पर तो बन नहीं सकता, ये तो पक्का है। और दूसरी बात, मैं एक बात कहता हूं कि यदि मां पूरी शिद्दत के साथ में संतान का निर्माण कर दे तो 10 लाख की तो बात छोड़ दो, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, फिर भी व्यक्ति को कोई बिगाड़ करके नहीं सकता, कोई बिगाड़ नहीं सकता उसको। और यदि एक मां अपनी संतान को बिगाड़ दे तो पूरी दुनिया उसको सुधारने के लिए कितना ही प्रयास कर ले, 10 लाख तो कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, पूरी दुनिया सुधारने का प्रयास करे तब भी वो नहीं सुधर सकता है। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मैं ये बताना चाहता हूं कि वैदिक संस्कृति में कितना ऊंचा दर्जा आपको मिला है। और ये ऊंचा दर्जा किस लिए मिला? किस लिए मिला? इसलिए नहीं कि आप महिला हो और ये पुरुष हैं, इनको कम स्थान मिला है। आपको जो सम्मान मिला है आपके जिम्मेदारी की वजह से मिला है, और जिसकी जिम्मेदारी जितनी ज्यादा होती है उसको उतना बड़ा ही सम्मान प्राप्त होता है समाज में। आप देखिए, एक विधायक की जिम्मेदारी कम होती है उसको कम सम्मान, एक सांसद की जिम्मेदारी बढ़ जाती है उसको विधायक से ज्यादा सम्मान मिलता है, एक मंत्री की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है उसको सांसद से ज्यादा सम्मान मिलता है, एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है उसको मंत्री से भी ज्यादा सम्मान मिलता है, और प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है तो प्रधानमंत्री को आप देखते हैं कितना सम्मान मिलता है।
तो मातृशक्ति को जो सम्मान मिला है वो आपकी जिम्मेदारी की वजह से है। और जिम्मेदारी क्या है आपके ऊपर? कौन सी जिम्मेदारी है? तो ऋषि बताते हैं, माता निर्माता भवति। जन्म देने से कोई मां नहीं हो जाती। जन्म देने पर तो क्या बोलते हैं? जननी बोलते हैं। जननी जननी जने तो भक्त जन के दाता के शूर। जन्म देने मात्र से तो मातृशक्ति जननी कहलाती है, लेकिन ऋषि और हमारा वैदिक वांग में कहता है माता निर्माता भवति। जब वो निर्माण करती है तब वो मां कहलाती है। यानी निर्माण की जिम्मेदारी आपके पास में है। और वो निर्माण, जो निर्माण की बेला होती है बच्चे की, उस बेला में वो बहुत कीमती समय होता है। उस समय बच्चा आपके पास में होता है। उस समय जैसी सांचे में आप बच्चे को ढाल देते हो ना, वैसे सांचे में ढलता चला जाता है। जब मिट्टी कच्ची होती है ना, तो कुम्हार जो शेप देना चाहे, मिट्टी तो एक जैसी है, लेकिन उसी मिट्टी में कोई कुंडला बनाता है, कोई चपटा बनाता है, कोई और कुछ बनाता है, कोई सकोरा बनाता है। उसी मिट्टी से भिन्न भिन्न शेप दे देते हैं। जब मिट्टी कच्ची होती है तो आप जैसा चाहो वैसी आकृति में ढाल सकते हो, लेकिन जब मिट्टी पक जाए तो उस मिट्टी से जो चीज बन गई बस वही रहेगी। बाकी आप कुछ और बनाने का प्रयास करोगे तो बनेगी नहीं, वो चीज टूट करके ही बन सकती है। इसलिए संतान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी निर्माण की मातृशक्ति के ऊपर, इसलिए मातृशक्ति को सबसे महत्वपूर्ण स्थान मिला। मुझे याद है एक बार स्वामी विवेकानंद विदेश में गए थे, उनके जीवन को मैं पढ़ रहा था। तो स्वामी विवेकानंद ने जब विदेश की धरती पर जाकर के एक जोरदार भाषण दिया था, तो विदेश में उनके नाम की एक लहर चल पड़ी कि एक धरती से, भारत की धरती से एक संत आए हैं जो बहुत बड़े विद्वान हैं। उनकी सभाओं में लोग उमड़ने लगे, बहुत अच्छा बोले, बहुत अच्छा बोले। स्वामी जी जब अपना भाषण समाप्त करके बाहर निकल रहे थे तो माताओं, एक मां स्वामी जी के सामने आकर के खड़ी हो गई अमेरिका के अंदर। और उस मां ने स्वामी जी की जो प्रतिभा थी, उस प्रतिभा को देख करके वो हतप्रभ थी, हैरान थी, आश्चर्यचकित थी। स्वामी जी को नमन करती है और स्वामी विवेकानंद से एक बात कहती है, स्वामी जी आपका निर्माण कौन सी यूनिवर्सिटी में हुआ है? आप कहां पढ़े हैं? स्वामी विवेकानंद पूछते हैं कि मां आप क्या कहना चाहती हैं, आप क्या जानना चाहती हैं? तो वो मां कहती है, स्वामी जी जिस यूनिवर्सिटी में आपका निर्माण हुआ है, मैं उस यूनिवर्सिटी के दर्शन करना चाहती हूं, उस यूनिवर्सिटी को देखना चाहती हूं। स्वामी विवेकानंद थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह जाते हैं, उनकी आंखें नम हो जाती हैं, आंखों में पानी आ जाता है। उस मां ने फिर दोबारा कहा कि स्वामी जी मैंने आपसे कुछ पूछा, आपने जवाब नहीं दिया। स्वामी जी ने पूछा, क्या पूछा था आपने? उस महिला ने कहा, मैं ये जानना चाहती हूं कि आपका निर्माण कौन सी यूनिवर्सिटी में हुआ? तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि माता जी अब वो यूनिवर्सिटी खत्म हो गई, अब वो यूनिवर्सिटी नहीं है। बोले कौन सी यूनिवर्सिटी थी वो? तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मेरी मां ही मेरी यूनिवर्सिटी थी जिसने मेरा निर्माण किया। आज जो कुछ बकवास चल रही है सोशल मीडिया पर, मेरी माताओं, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं है विस्तार का, मैं मोटी मोटी बात आपसे कहना चाहता हूं। हमारी सनातन संस्कृति को नष्ट करने का इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, हर दृष्टि से षड्यंत्र चल रहा है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रिक मीडिया हो, किसी भी प्रकार के द्वारा ये जितने भी एक्टर चल रहे हैं, मूवीज बनाई जा रही हैं, ये सारा का सारा एक ही उद्देश्य है कि भारतीय संस्कृति नष्ट होनी चाहिए। और आज उसी संस्कृति को नष्ट करने में वो बदमाश लोग कामयाब हो गए। और दुख विडंबना हमको तब होती है जब हमारे भारत की देवियां, हमारी बहनें, जब उनको सनातन संस्कृति के अनुसार उनको आचरण की शिक्षा दी जाती है तो क्या कहती है कि इनकी बुद्धि सड़ गई है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आज हमारी बहनें फटी पैंट पहन करके घूम रही हैं। अच्छा, जब इनको खुद ही संस्कार नहीं है तो संतानों को क्या संस्कार देंगे? आप उसकी मानसिकता का अवलोकन कर सकते हैं कि जो महिला सड़क पर नंगे बदन घूम रही हो, जो महिला फटी पैंट में, घिसी पैंट में और अपने अंगों का प्रदर्शन करती घूम रही हो, क्या उसकी गोद से कोई अभिमन्यु पैदा हो सकता है? क्या वो किसी योग्य संतान को जन्म दे सकती है? कदापि नहीं। जिसमें खुद ही संस्कार नहीं है, वो अपनी संतान को क्या निर्माण करती है, संतान को क्या संस्कार दे सकती है?
लेकिन यह बात कई लोगों को मिर्च लग गई। उनके समर्थन में कम, उनके विरोध में हर एक चैनल दिखा रहा है। एक दो चैनल की मैं बात नहीं करता, राष्ट्रवादी चैनल हैं। निवेदन करना चाहता हूं, विषय से इतर भले हो सकता हूं मैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जितने भी मीडिया ये भाड़ हैं सारे के सारे बिकाऊ हैं, ये विदेशी चैनल हैं। इनका एक ही उद्देश्य है कि भारतीय संस्कृति नष्ट होनी चाहिए। 2-3 टीवी चैनल हैं जो वास्तविकता को दिखाते हैं, भारत के पक्ष में खबर दिखाते हैं, आपकी सनातन संस्कृति की बात करते हैं। बाकी जितने भी ये चैनल हैं सारे के सारे भारत को तोड़ने की, भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। सभी चैनलों पर एक तरफ से चल रहा है कि मातृशक्ति का हनन किया जा रहा है, उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं मेरी बहनों, आप लोगों से मैं पूछता हूं कि आप लोगों में ऊंचा स्थान किसका है? बहन का बड़ा स्थान है या भाई का बड़ा स्थान है? किसका बड़ा स्थान है बोलो? बहन का या भाई का? बहन का। और पुरुषों में पुरुष का बड़ा स्थान है या मातृशक्ति का बड़ा स्थान है? मातृशक्ति का बड़ा स्थान है। लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, जब मातृशक्ति बड़ी है, बहनें जब बड़ी हैं, तो फिर वो घिसी पिटी फटी पैंट को पहन करके ये छोटा क्यों बनना चाहते हैं? अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो आजकल जो पहनावा प्रचलित हो रहा है समाज में, उसकी कोई गरिमा है क्या? वो सभी लोगों का पहनावा है क्या? ऐसी ऐसी पैंट चली है जो है ना ऐसी लगती है देखने में कितनी गंदी, कहीं से धौली कहीं से काली, उसका कोई कलर नहीं, कहीं से फिटी कहीं से घिसी कहीं से छोटी। ऐसी ऐसी गंदा पहनावा चल गया और उस गंदगी को हमने अपना एक फैशन बना लिया, उसको एक बड़प्पन मान लिया। ये क्या पशुता का व्यवहार समाज में चल रहा है? अरे नंगा रहना कोई सभ्यता की पहचान है क्या? अगर नंगे रहने में बड़प्पन होता तो पशु पक्षी सारे नंगे रहते हैं, हमसे भी बड़े हो जाते। जो आपका सम्मान भारतीय परिधान में है, जो आपका सम्मान साड़ी में है, जो आपका सम्मान सूट सलवार और दुपट्टे में है, वो 100 जन्म में भी फटी घिसी पैंट में जींस में कदापि नहीं हो सकता है। इसलिए मैं निवेदन आप लोगों से करूंगा, मुझे गर्व है कि यहां हमारी मातृशक्ति भारतीय परिधान में बैठी है, लेकिन मेरी बहनों ये बीमारी अब बढ़ती चली जा रही है। और आपसे तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आपकी जो बेटियां हैं, क्या आपकी बेटियां आपकी बात को मान रही हैं? क्या आपकी बेटियां अपने भारतीय परिधान का उदाहरण करती हैं? बैठ जाइए, शांति से बैठते चले जाओ, सभा को डिस्टर्ब मत करो। आज स्थिति यह कि नई जनरेशन आ रही है, वो ये समझ रही है कि मैंने अगर पैंट पहन लिया तो मैं कितनी बड़ी हो जाऊंगी, उसमें मेरा कितना गौरव बढ़ जाएगा। ये एक विदेशी लोगों का षड्यंत्र चल रहा है भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का। इसलिए मेरा निवेदन आप लोगों से है, अपनी संतान को संभालो। यही जिम्मेदारी मातृशक्ति के ऊपर है, इसलिए मातृशक्ति बड़ी है और इसलिए आज सम्मेलन किया जा रहा है। आप लोगों ने कभी पुरुष सम्मेलन होता देखा है क्या? महिला सम्मेलन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि महिला अपने दायित्व को भूलती चली जा रही है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी उसके सामने थी, प्रथम गुरु थी बच्चे की, और वो पीक टाइम बच्चे के निर्माण का मां के पास में होता है। मैंने निवेदन किया था कि उस समय में मां जैसा चाहे वैसा बना दे। बहुत सारे उदाहरण आप लोगों ने सुने हैं, मैं उन उदाहरणों की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता, लेकिन आपको यह बताना चाहता हूं कि आप अपने संतान को संस्कार देना शुरू करो। आज भारत की धरती से संस्कार खत्म होते चले जा रहे हैं। हर एक बुद्धिजीवी वर्ग इस बात को लेकर के चिंतित है कि आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा, और हमारी संतान बिगड़ती चली जा रही है, दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है। हर एक व्यक्ति चिंतित है। लोग पूछते हैं कि स्वामी जी कोई समाधान है क्या? मैंने कहा क्या हो गया? बोले संतान बिगड़ रही है। मैंने कहा संतान नहीं बिगड़ रही, संतान को बनाने वाले बिगड़ गए, माता पिता बिगड़ गए। जब माता पिता को यह भान ही नहीं है कि संतान का निर्माण कैसे हो, जब आप संतान को निर्माण करने के लिए कुछ उद्यत ही नहीं करते, कुछ परिश्रम नहीं करते, कोई मेहनत नहीं करते, तो फिर संतान तो बिगड़ेगी भाई, ये सुधरेगी कैसे? आज आपका जितना भी संतान के निर्माण का जो प्रोग्राम है ना, वो केवल संतान को शिक्षित बनाने का है बस। और मुझे बताओ, आजकल आपको संस्कार देने के लिए अलग से कोई उनको प्रशिक्षण दे रहे हो तो मुझे बताइए।
बस एक ही ध्येय है, ये न कि इन प्रकारेण हमारा बच्चा सफल होना चाहिए। और सफलता हमने किस में मान ली? सफलता हमने केवल धन में मान ली है। अगर हमारा बच्चा पढ़ लिख जाएगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, धन कमाएगा, संपन्न हो जाएगा, खुशनुमा जिंदगी जिएगा, आराम से जिंदगी जिएगा, बस इतना सा ध्येय हम अपने बच्चे के सामने रखते हैं बचपन से। बच्चा पढ़ता लिखता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, और आप लोग कहते हैं ना बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे नहीं बिगड़ रहे। वस्तुतः हम लोग बच्चों से गलत उम्मीदें करते हैं। क्या उम्मीद करते हैं? जब हम बच्चे को बनाने का जो समय होता है, उस समय बच्चे के दिमाग में आप लोग क्या डालते हैं? उस समय आप बच्चे को संस्कार नहीं देते, उस समय तो बच्चे के दिमाग में केवल पढ़ाई पढ़ाई डालते हैं। और आज देखिए बच्चा तीसरी कक्षा में होता है, 5वीं कक्षा में होता है, उसमें जितना वजन नहीं, जितना वजन उसके थैले में होता है, बस्ते में होता है, गधे की तरह उसको लाद दिया जाता है। उसको ना तो उसके मन के विकास के लिए, ना बुद्धि के विकास के लिए, ना शारीरिक विकास के लिए कोई प्रोग्राम हमारे पास में नहीं है। बस बच्चे को थोड़ा सा विवेक हुआ, थोड़ा सा बच्चा संभला, एकदम किताबों के बोझ में उसको दबा देते हैं और एक ही बात कहते हैं, बेटा समय को बर्बाद मत करो, पढ़ो, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। बच्चा पढ़ता है, मेहनत करता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, खूब पैसा भी कमाता है। अब जब बच्चा पैसा कमा रहा है, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, और आपको महत्व नहीं देता, आपको पूछता नहीं है, फिर आप कहते हैं जी बच्चा तो बिगड़ गया। बच्चा तो नहीं बिगड़ा, आपने बच्चे को जैसा बनाना चाहा, बच्चा तो वैसा बन गया। अब बेईमानी आप लोग कर रहे हो। जो उम्मीद आपने बच्चे से की नहीं, जो बातें आपने बच्चे को बताई नहीं, जैसा बच्चा आपने बनाया नहीं, अब आप चाहते हैं कि अरे बच्चा तो हमारा सम्मान नहीं करता। बच्चे को आपने नैतिक शिक्षा कब पढ़ाई थी? बच्चों को आपने संस्कार कब दिए थे? तो इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन यह है कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपकी संतान है, आपकी संतति है। और मेरी माताओं बहनों, याद रखो, अगर आपकी संतान ठीक है तो चाहे संपत्ति कम हो, फिर भी जीवन को आराम के साथ में, सम्मान के साथ में जी सकती है, और आपके भी जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर सकती है, आपके भी जीवन में खुशियां आ सकती हैं। और यदि आपकी संतान को आपने केवल संपत्ति दी है, संस्कार नहीं दिए, तो कितनी ही संपत्ति जोड़ जाना, कितनी ही संपत्ति जोड़ जाना, आगे क्या स्थिति होती है आप लोग जानते हैं? रेमंड ग्रुप है, आपके यहां भी बड़ी बड़ी शॉप होंगी रेमंड की। क्या बनता है जी? क्या बेचते हैं वो लोग? हैं? कपड़ा बेचते हैं, बड़ा महंगा कपड़ा बिकता है उनका, रेमंड वालों का। आप लोग जानते हैं रेमंड ग्रुप के जो मालिक हैं उनका नाम क्या है? उसका नाम है लखपत सिंघानिया। लखपत सिंघानिया का केवल एक ही बेटा, विदेश में पढ़ाया, और इतना कारोबार उस व्यक्ति का फैल गया, इतना कारोबार फैल गया, केवल इस देश में नहीं, न जाने दुनिया के कितने देशों में रेमंड के कपड़े सप्लाई होते हैं। लखपत सिंघानिया की एक ही संतान, और इतना धनी मानी व्यक्ति, इतना संपन्न व्यक्ति कि उस व्यक्ति के पास में सब कुछ, विमान भी अपने, बड़ी बड़ी कोठियां, बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां, करोड़ों करोड़ों की गाड़ियां उस व्यक्ति के पास में। उसने जीवन में केवल धन को महत्व दिया था, धन कमाने में पूरा जीवन लगाया, और बच्चे को भी यही पाठ पढ़ाया कि बेटा धन में पीछे मत रह जाना, अच्छा बिजनेसमैन बनना है। उसको मानव नहीं बनाया, उसको मानवीय गुण उसके अंदर विकसित डेवलप नहीं किया, उसने केवल धन कमाने की विधा उसको सिखाई। और आप लोग जानते हैं, जो व्यक्ति आज से 5 साल पहले चार्टर्ड प्लेन में चला करता था, अपना प्लेन जिसके पास में होता था, कई मंजिल की जिसके पास में कोठी होती थी, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती थी, आज लखपत सिंघानिया की क्या स्थिति है? आज लखपत सिंघानिया किराए के मकान में रहते हैं। जो व्यक्ति कभी प्लेन में चलता था, अपना प्लेन होता था, आज वो व्यक्ति टैक्सी किराए पर लेता है, और टैक्सी के लिए भी उसके पास में पैसे नहीं होते, अपने बच्चे से मुकदमा लड़ रहा है, अदालत के दरवाजे खटखटा रहा है कि मेरी नालायक संतान से मुझको जीवन यापन के लिए कुछ धन दिलवाया जाए। कितना पैसा दिया उस व्यक्ति ने अपने बच्चों को, लेकिन अंत क्या हुआ, परिणाम क्या निकला? इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि यदि आपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो आपका सब कुछ बेकार हो जाएगा, सब कुछ बेकार हो जाएगा। इसलिए प्रथम आवश्यकता है कि आप अपने बच्चों को संस्कारित करें। उन बच्चों को, कल भी मैंने आपके बीच में बातें रखी थी कि जीना कैसे है, व्यवहार कैसा हमारा होना चाहिए, ये सारी बातें उसको बताने की है। लेकिन आज हम संस्कार, तो हम पे समय नहीं है। समय तो है, हमारा सारा का सारा समय किस में जाता है? फेसबुक में जाता है, व्हाट्सएप में जाता है,
और भी दुनिया भर की जो टीवी के अंदर जो कबाड़ आता है उसको देखने में जाता है। हमारी मातृशक्ति के पास में समय तो है, लेकिन वो समय सही, उस समय का उपयोग नहीं हो रहा। जहां पर समय लगना चाहिए संतान के निर्माण में, उसको संस्कारित करने में, वहां पर समय नहीं लगता। आजकल का समय सारा मनोरंजन में ही व्यतीत होता है। आजकल हमारी माताएं बहनें क्या देखती हैं? नाटक देखती हैं। घर में जैसे ही फुर्सत मिली तो टीवी पे क्या किया? नाटक शुरू कर दिया। और जब वो नाटक देखती हैं तो फिर वो भी नाटक करना शुरू कर देती है। भाई जैसा देखेंगे वैसे ही तो करोगे, और क्या करोगे? तो देखते पता नहीं ऐसे ऐसे सीरियल चल रहे हैं जो तुम्हारे परिवार को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उन सीरियल में केवल यही बताया जाता है कि सास बहू में लड़ाई कैसे हो, देवरानी जिठानी में लड़ाई कैसे हो, झगड़े कैसे हो, परिवार कैसे टूटे, कैसे लड़ा जाता है, कैसे मुंह फुलाया जाता है ना, कैसे एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता है। इन सीरियलों में सब यही कुछ तो सिखाया जाता है। इसमें कोई अच्छी चीज बताई जा रही है तो मुझे बताइए आप। टोटल यही प्रोग्राम है और सारा का सारा समय हमारी मातृशक्ति इसी प्रोग्राम के लिए दे रही है। तो फिर क्या होगा? जब आप परिवार को तोड़ने वाले सीरियल देखेंगे तो परिवार तो फिर टूटेंगे ही। बच्चों को बनाने का कोई प्रोग्राम आपके पास में नहीं है। इसलिए मैं निवेदन आप लोगों से कर रहा हूं कि समय भगवान ने दिया है, इस समय का सदुपयोग करो, व्यर्थ में समय को बर्बाद मत करो। फेसबुक व्हाट्सएप में कितना ही समय निकाल दो आप, कोई उससे लेना देना नहीं, कोई निर्माण का काम नहीं है। तो पहली मेरी प्राथमिकता रहेगी, आज मैं आप लोगों से संकल्प भी कराना चाहता हूं, महिला सम्मेलन है तो मातृशक्ति अपनी गरिमा का ध्यान रखे, मातृशक्ति अपने दायित्वों का निर्वहन करना सीखे। और जो आपकी गरिमा है, मेरी मातृशक्ति भारतीय संस्कृति में ही आपकी गरिमा है, बाकी विदेशों में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है, ये भी मैं बताना चाहता हूं। वहां क्या है? उनके धर्म, उनकी संस्कृति में देखो स्त्री को क्या दर्जा मिला है। केवल स्त्री भोग की वस्तु होती है उनके यहां। हमारे यहां स्त्री को मां का दर्जा दिया जाता है। हमारी संस्कृति में तो कन्याओं की पूजा की जाती है। मुझे बताओ कौन सी संस्कृति में कोई कन्या के पैर छूता हो? मुझे बताइए। केवल भारतीय संस्कृति ऐसी है। लेकिन आज उस संस्कृति को गालियां दे रहे हैं लोग। आधुनिक लड़कियां, इतनी गंदी मानसिकता उनकी बन गई है, उस पाश्चात्य संस्कृति में इतनी रल गई है, इतनी मिल गई है, इतनी घुल गई हैं कि आज यदि कोई भारतीय उनके कोई गरिमा की, उनके कोई सम्मान की बात करता है, उनको उल्टा लगता है, उनको बुरा लगता है। इसलिए निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं कि आपकी बेटियां सभ्य हैं, आपकी बेटियां भारतीय पहनावे में को धारण करती हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी बेटियों के मन के अंदर भी वही भाव जागृत हो रहे हैं। आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपका सम्मान जो भारतीय परिधान में है वो उस विदेशी परिधान में कदापि नहीं हो सकता। इसलिए मेरी माताओं, आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। और मैं एक बात कहता हूं, मुझे कहने में संकोच भी होता है, लेकिन सन्यासी हूं फिर भी कह देता हूं, आज पतन इतना ज्यादा हो गया है, इतना ज्यादा हो गया है, इतना ज्यादा हो गया है कि आज पवित्रता खत्म हो चुकी है। स्कूलों में भी जाता हूं, कॉलेज के अंदर में भी जाता हूं, मैं देखता हूं कि हमारी मातृशक्ति कहां चली गई, जिस पर इतना बड़ा दायित्व जिसके कंधों पर था। अभी बहन जी बता रही थी, हाड़ा रानी की कहानी सुनाई, पद्मावती की कहानी सुनाई, पता नहीं कितनी विदुषियों की, कितनी जो वीरांगनाओं का वर्णन आपके सामने किया है। लेकिन आज इतनी गंदगी आने वाली पीढ़ी में बढ़ती चली जा रही है। एक बात कह देता हूं, पक्षपात नहीं करता, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। आज का युवा कम बिगड़ रहा है, आज की लड़कियां ज्यादा बिगड़ रही हैं। शहरों में जाकर के देखो कितना गंदा प्रचलन चल गया है। मुझे कहने में शर्म आती है, बड़ी बड़ी सिगरेट, एक एक फीट की सिगरेट लगी रहती है मुंह में, ऐसा गंदा पहनावा हो गया। लड़के इतनी गंदी पैंटें नहीं पहनते, इतनी फटी जींस नहीं पहनते जितनी लड़कियां पहन रही हैं। बताओ, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा इस बात को। आज का ज्यादा बिगाड़ हमारी बेटियों में ज्यादा आ रहा है। इसलिए निवेदन मैं आपसे करूंगा कि अपनी बेटियों को संभालो, ये दायित्व आप लोगों के ऊपर है। और नहीं यदि आप लोगों ने संभाला तो स्थिति क्या हो रही है आप लोग समझ रहे हैं, सबको समझ रहे हैं, हर बात मंच से नहीं बताई जाती। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार दो, कुछ समय बच्चों को दो, बच्चों को साथ लेकर के बैठो। टेलीविजन में ज्यादा समय मत दो,
उससे कुछ बनने वाला नहीं है। ये बच्चे तुम्हारी धरोहर हैं, बच्चे तुम्हारे भविष्य हैं, बच्चे तुम्हारी सच्ची संपत्ति हैं। इस संपत्ति के लिए आप लोग समय निकालेंगे तो बुढ़ापे में बच्चे भी आपके लिए समय निकालेंगे। और यदि आपने इस समय बच्चों को टाइम नहीं दिया, बच्चों को संस्कार नहीं दिए, केवल आपने बच्चों को केवल पढ़ाई की बात सिखाई, तो मेरी माताओं बहनों स्थिति भयानक ये होने वाली है। एक बात कहकर के वाणी को विराम दूंगा। आज स्थिति क्या चल रही है? आज तो स्थिति ये हो गई, मैं शहरों में जाता हूं, आपके शहर की तो मुझे पता नहीं है, लेकिन प्राय मैं देखता हूं कि घर में केवल बुढ़ा बुढ़िया, केवल माता पिता रहते हैं, बच्चा तो कोई उनके पास में है ही नहीं। क्यों नहीं? अपने सारे के सारे काम में चले गए, माता पिता की उपयोगिता उनके जीवन में कुछ है नहीं, माता पिता अकेले पड़े हैं। बच्चे कोई अमेरिका में रह रहा है, कोई नोएडा में रह रहा है, कोई जो है ना साउथ उसमें रह रहा है, कोई बेंगलोर में रह रहा है। माता पिता बेचारे परेशान हैं, कोई सम्मान नहीं है। और ये दुर्दशा माता पिताओं ने खुद कराई है अपनी, ये भी मैं बताना चाहता हूं। अगर आपने संस्कार दिए होते, आज का नौजवान अपने माता पिता को छोड़ता संपत्ति के लिए। लेकिन मेरे एक ऐसे भी शिष्य हैं जो अपनी नौकरी को छोड़ करके आए। और किस लिए? मैंने कहा भाई नौकरी क्यों छोड़ दी? सरकारी नौकरी, आज के नौजवानों को तो नौकरी नहीं मिलती, बेरोजगारी बढ़ रही है, तुम नौकरी को छोड़ करके आए। तो कहते हैं गुरुजी अब माता पिता कितने दिन के हैं, कुछ माता पिता के साथ समय बिता लें, ये तो चले जाएंगे। नौकरी तो जीवन भर करते रहेंगे, और कोई धंधा कर लेंगे, नौकरी हाथ से निकल गई तो निकल गई, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन माता पिता हाथ से चले गए तो फिर ये दोबारा नहीं मिलेंगे। एक ये भी संस्कार है, और एक ये भी संस्कार है कि माता पिता अकेले बेचारे ऐसी दीनहीन स्थिति में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हमने अपने बच्चों को कभी भी संस्कृति से नहीं जोड़ा, माता पिता की महत्ता का पाठ नहीं पढ़ाया, केवल उनको एक मशीन बना करके पैदा कर दिया, धन कमाने की मशीन बना दिया बच्चों को। और वो उस धन कमाने के पीछे फिर कुछ नहीं सोचते, माता पिता उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखते। लखनऊ के अंदर एक कर्नल साहब ने अपने सुसाइड की, आत्महत्या की। और जब आत्महत्या की तो वो मैं आपको वाकया बताना चाहता हूं, आप भी हैरान हो जाएंगे। कर्नल साहब दोनों पति पत्नी रहते थे, दोनों बेटे अमेरिका के अंदर रहते थे, एक डॉक्टर थे, एक इंजीनियर थे, दोनों थे। काफी उम्र हो गई, कर्नल साहब की पत्नी का निधन हो गया। निधन हुआ तो कर्नल साहब ने अपने बेटे को फोन किया कि बेटा तुम्हारी मां दुनिया से चली गई, अब आ जाओ। तो बेटे ने कहा कि ठीक है पिताजी हम आते हैं। छोटा वाला बेटा आया। कर्नल साहब 2 दिन तक लाश के पास में बैठ करके इंतजार करते रहे कि मेरे बेटे आएंगे अमेरिका से और अपनी मां की अंतिम क्रिया करके जाएंगे। 2 दिन बाद आया तो एक बेटा आया, छोटा बेटा आया। कर्नल साहब ने जैसे ही छोटे बेटे से पूछा कि बेटा क्या तुम्हारा बड़ा भाई नहीं आया, कहां है तुम्हारा बड़ा भाई? तो छोटा भाई कहता है कि पिताजी बड़े भैया ने ये कहा कि अब की बार माताजी मर गई तो तुम चले जाओ और पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। कर्नल साहब ने जब ये बात सुनी, सत्य घटना बता रहा हूं मैं आपको, जमीन हिल गई है। और वो व्यक्ति सीधा, इस घटना को सदमा लगा उस व्यक्ति को, सीधा जाता है अपने कमरे के अंदर। उनके पास में एक रिवाल्वर थी लाइसेंसी, उस रिवाल्वर को निकालता है वो व्यक्ति और एक सुसाइड नोट लिखता है और गोली चलाता है, सीधा अपने सीने में 2 गोलियां मारता है, अपनी आत्महत्या जीवन को समाप्त कर देता है। और जो सुसाइड लेटर जब मिला तो सुसाइड लेटर में उसने बहुत अच्छी बात कही, रोता है और कर्नल साहब कहता है कि बेटा मुझे बड़ा दुख हुआ, अब तक तो हम दोनों बुढ़ा बुढ़िया थे, अपने जैसा भी जीवन कट रहा था, लेकिन तुम्हारी माँ मेरा साथ छोड़ करके चली गई और तुम्हारी माँ की शव के पास में मैं था, जीवित जिंदा बैठा हुआ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। कल को, आज तुम्हारी माँ तो चली गई है, कल को मैं जाऊंगा दुनिया से तो मेरे शव के पास में कोई तुम्हारी प्रतीक्षा करने वाला भी नहीं होगा। और फिर तुम भी ये कहते हो कि हमारे पास इतना समय नहीं है। मैंने इस दिन के लिए तुमको देखा था, मुझे बड़ी हैरानी हुई जब मेरे बड़े बेटे ने यह कहा कि जब पिता मरेगा तो मैं चला जाऊंगा, यानी उसकी दृष्टि में मेरा कोई महत्व ही नहीं है। कोई पिता को मारने की बात करता है क्या? कर्नल साहब ने यह सोच करके अपनी आत्महत्या की। आज यही स्थिति बढ़ती चली जा रही है समाज में। ये क्यों बढ़ रही है? इसलिए बढ़ रही है कि हम संतान को संस्कार नहीं दे पा रहे। इसलिए मेरी माताओं और सबसे निवेदन है, कुछ समय निकालिए। पहले हमको समय याद है कि जब हम छोटे छोटे बच्चे होते थे तो पूरे संयुक्त परिवार हुआ करते थे, दादी माँ के साथ बैठते थे और ताई के साथ में बैठते थे, बुआ के साथ में बैठते थे। अब तो सारे रिश्ते ही खत्म हो गए, अब तो कुछ है ही नहीं, किसके पास में बैठे? संस्कार कौन दे?
संस्कार की परंपराएं धरती से खत्म होती चली जा रही है। यह जिम्मेदारी आप सबकी है। अपना कुछ समय निकालो बच्चों के लिए, उनको शाम को लेकर के बैठो, धर्म का पाठ पढ़ाइए, धर्म की शिक्षा दीजिए, व्यवहार बताइए, माता पिता कौन है तुम्हारे जीवन में, गुरुजनों का क्या महत्व होता है, हमारी सनातन संस्कृति क्या कहती है। यदि आप अपने बच्चों को ये सारी चीज बताएंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन अच्छा बनेगा। आपका जो दायित्व है मातृशक्ति का, बच्चों को संस्कारित करने का, आप अपने काम में आगे बढ़ सकते हैं और आपका जीवन भी खुशनुमा बनेगा और इसके साथ साथ राष्ट्र को भी अच्छी संस्कारवान संतान प्राप्त होगी। इतना कहकर के समय निकल गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।